हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने वुल का काफ़ी डिटेल में हमारी क्लासेस में, मेरे वीडियो क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस यूट्यूब वीडियो क्लास में बीए पार्ट सेकंड टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स, जो कि वुल की हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें मेरा थर्ड लेक्चर है प्रोसेसिंग ऑफ वुल। वुल की क्या प्रोसेसिंग या क्या वुल को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया रहती है, उसके ऊपर हमारा आज का फोकस रहेगा। फर्स्ट है शेयरिंग। शेयरिंग यानी कैसे हम ऊन को कैसे हमारे स्टेप्स हैं उसमें हमारा फोकस रहेगा। शेयरिंग यानी भेड़ों से ऊन काट कर एकत्र करना। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, भेड़ के शेर से ऊन काटकर अलग करना होता है, यानी ऊन को उतारा जाता है। और ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। भारत में जो भी हम ये शेयरिंग का काम करते हैं, भारत में 2 बार किया जाता है, एक तो मार्च में और सितंबर में। और कहीं कहीं यदि बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन है तो 3 बार भी ये काम किया जाता है। तो शेयरिंग या ऊन काटने उनको स्किन से उतारने से पहले भेड़ को पहले साफ पानी से नहलाया जाता है और उसके बाद में कोई भी एंटी इन्फेक्टेड वाटर से उसको वॉश किया जाता है। 2 तरह से किया जाता है शेयरिंग का, एक तो हाथ के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। यानी कितनी हमारे पास भेड़ें हैं या हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। यानी हाथ के द्वारा जो किया जाता है उसमें भारत में ज़्यादातर हाथ के द्वारा ये कताई की जाती है। और कहीं कहीं हम मशीन से भी करते हैं। इसमें ब्लेड, औजार उसको यूज़ में लिया जाता है। इसमें पहले भेड़ को पेट के बल बैठा देते हैं, लिटा देते हैं और उनको अच्छे से पकड़ के, और फिर उसके बाद में बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो है बालों को उतारते हैं। और बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग किया जाता है। जैसे हाथों का जो पैर हैं उनके बाल अलग किए जाएंगे, चेहरे के अलग किए जाते हैं और बॉडी के बीच वाले पार्ट के अलग किए जाते हैं। और राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में जैसे मारवाड़ी जो भेड़ है उसे 1.5 kg ऊन और जैसलमेरी भेड़ से 2.5 kg ऊन जो है एक बार में प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एंड फ्लेसिंग। The fleeces immediately after shearing has a lot of contaminants that need to be removed by hand or sometime by washing। यानी इसमें क्या होता है, शेयरिंग के बाद में, कटाई के बाद में ही तुरंत ही ये काम क्लीनिंग का किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कीटाणु होते हैं और उन कीटाणु जो कि जैसे यदि हम हाथ से काट रहे हैं तो भी जो है वो रह जाते हैं, तो तुरंत उनको धोकर उनको साफ किया जाता है। इसमें जैसे पहले मैंने आपको बताया कि उनकी बॉडी से वो निकाल लिया। सेकंड है फिर हम शॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं। जैसे एक ही भेड़ से जो हमें प्राप्त होते हैं उनकी अलग अलग श्रेणियाँ वो जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति होता है वो अलग अलग करते हैं। जैसे लेंथ के आधार पर कर सकते हैं, यानी लेंथ के आधार पर कैसे ग्रेडिंग करेंगे, कितनी कितनी लेंथ है। जैसे 2 इंच के रेशे हैं उनको एक ग्रेड में, 2 से 4 इंच के उनको अलग ग्रेड में, इस तरह से उनकी ग्रेडिंग की जाती है। और उसके बाद में उनके धुलाई में हम ये देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हम लेते हैं। जैसे साबुन का घोल है या वोलेटाइल सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑयल, ग्रीस वगैरह यदि उनकी बॉडी पे लगा हुआ है तो उसको कार्बन टेट्रा, पेट्रोलियम, नेपथॉल, बेंजीन आदि से उनको डालकर उनकी सफाई की जाती है। और यदि ज़्यादा गंदा नहीं है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो हम सिंपल साबुन के घोल में डालकर ही, या कुछ हमारे मशीनें वगैरह कहीं जगह पे होती हैं तो उससे उसको साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्कर्टिंग फेज। इसमें द वुल फ्रॉम द बैक एंड ऑफ द शिप, देयर लेग्स एंड समटाइम देयर belly is too full of manure to use. These are referred as a tags, as in the phrase the tag end are referred to. These are removed first
before washing the fleeces. This process is called skirting. As all the edges of the wool process is called skirting, as all the edges of the wool coat are removed. The fleeces are also sorted into the various types, fine from coarse and short from long. यानी इसमें क्या किया जाता है, मैंने बताया अभी आपको कि जैसे आपने पूरे हेयर उन्होंने रिमूव कर लिए, उसके बाद में जैसे जो बैक वाला जो पार्ट होता है उसमें बहुत सारे मैन्योर जो होती है, बहुत सारे जो बॉडी वेस्ट होता है वो भी उनमें चिपका रहता है, तो पहले उनको भी साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग, धोना, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। यानी उनको किस तरह से धो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि 2-3 तरह से कौन से सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए उनकी धुलाई की जा रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जैसे 3 तरह का मैंने आपको बताया, एक तो साबुन के घोल से, वाष्पित घोल से, यानी छटाई एवं स्तर निर्धारण के बाद में उनकी, जैसे मैंने बताया आपको, सफाई और धुलाई की जाती है, जिसमें रेशों में पसीने, चिकनाई, धूल और जो भी गंदगी उपस्थित होती है उनको बहुत ज़्यादा साफ़ करना आवश्यक होता है। 3 मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, साबुन का घोल, वाष्पित घोल और कार्बोनाइज। साबुन का घोल जो है, साबुन जो होती है इसमें मशीनों के द्वारा किया जाता है और इसमें बड़े बड़े हौज बने होते हैं और उसमें पहले से साबुन का पानी जो है उसमें रेशा डाला जाता है, फिर फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा और उसके बाद में लास्ट में 4 साइकिल्स में यूज़ किए जाते हैं और फिर उनमें पानी में से खंगालने के बाद में जब पूरी तरह से झाग निकल जाते हैं तो उसको भाप द्वारा या हॉट एयर से उनको सुखाया जाता है। सेकंड है वाष्पित घोलक, यानी स्कोरिंग बाय वॉलेंट सॉल्वेंट। इसमें जो ऑयल, ग्रीस, बेंजीन, पेट्रोलियम, नेप्थॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल से उन घोल को यूज़ किया जाता है साफ़ करने के लिए और इससे रेशे साफ, स्वच्छ और नरम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनाइज। इसमें यदि दोनों मेथड से यदि साफ़ नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी नेचुरल इम्प्योरिटीज़ यदि रेशो में रह गए हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उनको धोया जाता है और ये कार्बोनाइज प्रक्रिया कहलाती है। इसमें सारी की सारी अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद में क्या किया जा रहा है, उनको सुखाया जाता है, यानी सुखाने के लिए भी यानी या तो हॉट एयर यूज़ किया जाता है या कुछ जो है ब्लोअर्स वगैरह यूज़ किया जाते हैं जिससे सूख जाए। उसके बाद में इसमें 12 to 16% ह्यूमिडिटी इसमें रखी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि सुखा दिया जाता है तो उसमें कड़कपन या कड़ापन आ जाता है। रेशों को स्टीमिंग के द्वारा भी सुखाया जाता है और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के द्वारा भी इसमें सुखाया जाता है और इस तरह से सुखाने से उसमें लचीलापन, मुलायम और चमक तीनों की तीनों बनी रहती है। नेक्स्ट है इसमें तेल, ऑयलिंग भी। उसके बाद में जब ये धुलना और सुखाने की प्रक्रिया होने के बाद में इसमें तेल लगाया जाता है। तेल लगाने से जो बाल होते हैं नरम और मुलायम रहते हैं और रेशों पर जैतून का तेल, ग्लिसरीन या लगाया जाता है और इससे चमक और नरम रहते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग। इसके बाद में ब्लेंडिंग की प्रक्रिया की जाती है। ब्लेंडिंग की प्रक्रिया में जो है रेशों को मिश्रित किया जाता है। जैसे जो भी हल्की क्वालिटी के रेशे उनमें दूसरी क्वालिटी के रेशे मिलाए जाते हैं जिससे उसकी मजबूती, उसकी चमक बढ़ सके और वो ज़्यादा उच्च कोटि का वस्त्र उससे हम बना सकें, इसके लिए ब्लेंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है कार्डिंग। कार्डिंग यानी धुनाई। Carding is gently spreading washed and dried wool is preparation for further processing. Carding जो होती है रेशों की धुनाई से पूर्व ये निश्चित कर लिया जाता है किस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, क्योंकि ऊनी एवं वस्त्रेड वस्त्र प्रक्रिया में थोड़ी अलग अलग भिन्नता होती है। अगर ऊनी वस्त्र बनाने हैं तो उनको जिन रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है उसमें वायर टूथ लगे होते हैं, इसी में से रेशे फंस कर खिंचकर निकलते हैं तथा धूल, मिट्टी, गंदगी यदि थोड़ी बहुत और है तो वो भी दूर हो जाती है और बिल्कुल रेशे समानांतर हो जाते हैं। यदि वस्त्रेड वस्त्र बनाने हैं तो इस प्रकार से उनकी धुनाई की जाती है कि रेशे पूर्णतः समानांतर व चिकने हो जाएं और उनको अधिक ऐंठन देनी पड़ती है। नेक्स्ट है
कॉम्बिंग। कॉम्बिंग एक और इसमें है रोविंग। रोविंग में ये फाइनल स्टेप इन द कार्डिंग प्रोसेस डिवाइडेड द वेब इनटू स्मॉल स्टेप्स कॉल्ड पेंसिल roving. These are collected on large spools on the end of the card. These spools are of pencil roving will be placed on the spinning frame and make yarn. यानी ये जो होती है कार्डिंग की एक फाइनल प्रक्रिया होती है और इसमें जो हमारे यान होते हैं, वेब्स होते हैं, ये उनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है एक और उसे जो चीज़ और होती है रोविंग यार्न में स्पिनिंग। स्पिनिंग रोविंग इज रोविंग एज इट कम्स ऑफ द कार्ड हैज़ नो ट्विस्ट, इट इज़ हेल्ड together by the oil and natural hooks that exist on the surface of the wool fiber. The spinning frame will put the actual twist on the roving and turn it into yarn. यानी स्पिनिंग जो होती है उसमें जब भी हम रेशा प्राप्त जो भी हमारा ऊन के जो बाल होते हैं इसमें उनमें ऑयल लगाकर उसको नेचुरल हुक्स पे एडजस्ट किया जाता है और फिर उसमें स्पिनिंग फ्रेम पे डालने के बाद में उनमें ट्विस्टिंग डेवलप की जाती है जिससे हमें एक्चुअल में यार्न प्राप्त होता है। दिस इज़ कलेक्टेड द वुडन बॉबिन्स और उसको फिर वुडन बॉबिन्स पे कलेक्ट किया जाता है। The frame we have is small but it can spin up to 90 threads at one time. ये बहुत छोटा होता है लेकिन इसमें 90 हम थ्रेड्स जो है वो एक बार में प्राप्त कर सकते हैं। एक और जो चीज़ होती है वो होती है कॉम्बिंग यानी कंघी करना। कंघी करने की प्रक्रिया उन रेशों पे की जाती है जिनमें वस्टेड वस्त्र बनाने होते हैं। इसमें भी क्या होता है लंबे छोटे रेशे जो है तो उनको अलग अलग किया जाता है और उनकी फिर पोनियाँ बना ली जाती हैं। फिर है ड्राइंग। ड्राइंग की प्रक्रिया उन्हीं टॉप पोनियों पर की जाती है जिनसे हमें वस्टेड वस्त्र बनाने होते हैं और इनमें कई पोनियों को मिलाकर उनका सघन वस्त्र बनाया जाता है। स्पिनिंग ये भी पोनी की ही एक प्रक्रिया होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया है और इसमें ऊनी वस्त्र की कताई इक्केरा 1 प्लाई 2 प्लाई 3 and 4 प्लाई में आपस में मिलाकर इसमें कताई की जाती है और इसमें जो है सूत मशीन बुनाई के लिए इसमें रखा जाता है और हैंड निटिंग में भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है विंड एंड स्कीइंग। When the wooden bobbins are full of yarn, they are placed on the cone winder and the yarn is transferred to paper cones for use in weaving and knitting machines. It could also be put into skeins of yarn which are the form that knitter like use. और जब वो पूरा तैयार हो जाता है यार्न तो फिर उनको कॉन में जो है प्लेस कर दिया जाता है और पेपर कॉन्स में और उसके बाद में निटिंग मशीन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हमें जो भी तरह का वस्त्र बनाना है वो उसे आराम से बनाया जाता है। यानी लास्ट जो हमारा होता है वीविंग का काम होता है। वीविंग में जो है कते हुए ऊन से बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्र को सादे ट्वेल जो भी हम जो है तैयार जो भी हमें बनाने होते हैं वो इसे आराम से बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सघन और जो भी हम ट्वेल वीव यूज़ करनी है या कौन सी वीव यूज़ करनी है ज़्यादातर इसके लिए ट्वेल वीव का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी बुनाई सघन होती है। इसके अलावा इसमें कोई हम आकर्षक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फूलिंग। एक और जो होता है जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है इनकी भराई का काम भी किया जाता है। भराई भी से इनकी रचना सघन हो जाती है, इससे वस्त्र आकर्षक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एंड डाइंग। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात उनके पीलेपन को दूर करने और सफ़ेदी लाने के लिए भी इनको ब्लीच किया जाता है और इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है फिनिशिंग। यानी इसमें जैसे जो भी सुंदर आकर्षक और सौंदर्ययुक्त बनाने के लिए इनको कुछ फिनिशेस यूज़ की जाती हैं। इस प्रक्रिया में पैपिन एंजाइम की प्रक्रिया कराई जाती है जिससे कि जो शल्कें होती हैं वो मुलायम चिकनी हो जाती हैं और वो ज़्यादा आकर्षक लगने
लग जाती हैं। तो इस तरह से इसके में जो फिनिशिंग में हम इसमें भाप भी दे सकते हैं, झुलसाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, और इसमें रेशों से जो गांठें निकली होती हैं उनको भी काटा जाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा होता है जो कि ऊनी वस्त्र को बनाने की पूरी हमारी ये प्रक्रिया है, इसके लिए एक पार्ट है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। आप इसके नोट्स बनाइए, मैं आपको PDF भी पूरा डिटेल में शेयर करूँगी, और आपने नोट्स बनाइए, फिर आपके क्लास टेस्ट होंगे। थैंक यू।